नमस्ते। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। पाठ में इन वाक्यांशों पर ध्यान दें, संदर्भ से इनका अर्थ समझें। फर्स्ट, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी यह विचार लगभग घिनौना था। सेकेंड, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, पूरी तरह सफेद शांति का विस्तार। थर्ड, अ टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण मोड़। फोर्थ, एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन, बिना किसी शिकायत के अपना एकांत स्वीकार कर लिया। फिफ्थ, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चहचहाट का भारी शोर शराबा। सिक्स, फ्रिवलस रिब्यूक्स, यानी हल्की फुल्की डांट फटकार। सेवन, द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेट ड्रम, यानी पुराने ढोल की ढीली ढाली त्वचा। माई ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. मेरी दादी भी बाकी सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। जब से मैं उन्हें जानता था वे बूढ़ी और झुर्रियों वाली ही थी। लोग कहते थे कि वे कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनके पति भी थे, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी थी। उन्होंने बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और उनकी छाती के बड़े हिस्से को ढके हुए थी और वे कम से कम 100 साल के लगते थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी पत्नी या बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वे ऐसे लगते थे जैसे उनके सिर्फ बहुत सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है तो यह सोच ही अजीब लगती थी। वे अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वे बचपन में खेलती थी। यह उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी अजीब और बेतुका लगता था और हम इसे उन पैगंबरों की कहानियों जैसा ही मानते थे जो वे हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. वे हमेशा से छोटी कद काठी की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर हर तरफ झुर्रियों का जाल सा बिछा हुआ था। नहीं, हमें पक्का यकीन था कि वे हमेशा वैसी ही रही थी जैसे हमने उन्हें देखा था। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वे और बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 साल से एक ही उम्र पर अटकी हुई थी। सी could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वे हमेशा खूबसूरत थी। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़ों में
धीरे धीरे चलती फिरती थी। एक हाथ झुकाव को संतुलित करने के लिए कमर पर होता था और दूसरा हाथ माला के दाने फेरता रहता था। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. उनके चांदी जैसे बाल उनके फीके झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे और उनके होंठ लगातार बिना आवाज के प्रार्थना करते रहते थे। हाँ, वे खूबसूरत थी। वे पहाड़ों में सर्दियों के नज़ारे जैसी थी, सफ़ेद शांति और सुकून का एक ऐसा विस्तार जो शांति और संतोष का एहसास कराता था। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए तो उन्होंने मुझे दादी के पास छोड़ दिया और हम हमेशा साथ रहते थे। वह मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। नहाते और कपड़े पहनाते समय वह एक ही सुर में अपनी सुबह की प्रार्थना गाती थी, इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूं और याद कर लूं। मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने उसे कभी सीखने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी जिसे उन्होंने पहले ही धोकर पीली खड़िया चौक से पोत दिया था। साथ में मिट्टी की छोटी सी स्याही की दवात और एक लाल पेन भी लाती थी। वह इन सबको एक बंडल में बांधकर मुझे थमा देती थी। नाश्ते में थोड़ी सी मक्खन और चीनी लगी मोटी बासी रोटी खाने के बाद हम स्कूल जाते थे। वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ कतारों में बैठकर एक साथ सुर में वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जब हम दोनों का काम हो जाता तो हम साथ साथ वापस आते थे। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे और उन रोटियों के लिए आपस में गुर्राते और लड़ते थे जो हम उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to English school in motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह बस गए तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। यह हमारी दोस्ती में एक अहम मोड़
था। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाता था। सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसलिए वह हमारे शहर वाले घर के आंगन में गुरैयों को दाना खिलाने लगी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principle, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारी मुलाकातें कम होती गई। कुछ समय तक तो वह मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान और पढ़ाई लिखाई की छोटी मोटी बातें बताता था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया का गोल होना वगैरह। This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. इससे वह नाखुश थी। वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर भरोसा नहीं था और इस बात से उन्हें दुख होता था कि वहाँ भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत की क्लास भी दी जा रही है। She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. वह बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत का मतलब अश्लीलता से जुड़ा था। यह वेश्याओं और भिखारियों का काम माना जाता था, ना कि शरीफ लोगों का। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि उन्हें यह पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her secularization with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे रहने के लिए अपना अलग कमरा मिल गया। हमारी दोस्ती की जो कड़ी थी वह टूट गई। मेरी दादी ने अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। वह शायद ही कभी अपना चरखा छोड़कर किसी से बात करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. सूरज उगने से लेकर डूबने तक वह अपने चरखे के पास बैठकर सूत काटती और प्रार्थना करती रहती थी। सिर्फ दोपहर में वह थोड़ी देर आराम करती थी और गोरैया पक्षियों को दाना खिलाती थी। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी उनके चारों ओर जमा हो जाते थे और चहचहाने का शोर मचाते थे। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. कुछ पक्षी उनके पैरों पर आकर बैठ जाते तो कुछ उनके कंधों पर, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। यह उनके दिन का सबसे खुशी भरा आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion.
जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी दुखी होंगी। मैं 5 साल के लिए दूर जा रहा था और उनकी उम्र में कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन मेरी दादी को सब पता था। वह जरा भी भावुक नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कोई भावना दिखाई। Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, उनका मन प्रार्थना में लीन था, उनकी उंगलियां माला के दाने फेरने में व्यस्त थी। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहां से चला तो मैंने उस गीले निशान को हमारे बीच शारीरिक संपर्क की शायद आखिरी निशानी मानकर संजो कर रखा। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं घर लौटा तो वह मुझे लेने स्टेशन आई थी। वह जरा भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। उनके पास बातें करने के लिए अब भी समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। मेरे आने के पहले दिन भी उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी अपनी गोरैया चिड़ियों के साथ मिलती थी। वह उन्हें ज़्यादा देर तक दाना खिलाती और प्यार भरी डांट फटकार भी लगाती। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sung of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. शाम को उनमें एक बदलाव आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगी। कई घंटों तक वह उस पुराने ढीले चमड़े वाले ढोल को बजाती रही और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा ताकि वह बहुत ज़्यादा थक ना जाएं। जब से मैं उन्हें जानता था, यह पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandma thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी दादी की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत नज़दीक है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी पन्नों के खत्म होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए अब वह हमसे बात करके और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। इससे पहले कि हमें कुछ पता चलता, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई। उनके चेहरे पर शांति भरी पीलापन छा गया और हमें पता चल गया कि वह गुजर चुकी हैं। We lifted her off the bed and, as is customary,
as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और रिवाज के अनुसार जमीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया। कुछ देर शोक मनाने के बाद हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ आए। शाम को हम उन्हें शमशान ले जाने के लिए एक साधारण स्ट्रेचर लेकर उनके कमरे में गए। The sun was setting and had light her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी से उनका कमरा और बरामदा जगमगा उठा था। हम आंगन में बीच रास्ते में ही रुक गए। बरामदे में और उनके कमरे में, जहां वे लाल कफन में लिपटी हुई बेजान पड़ी थी, वहां तक हजारों गुरैया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। वहां कोई चहचहाट नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the डस्टबिन। हमें उन पक्षियों पर दया आई और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, ठीक वैसे ही जैसे मेरी दादी किया करती थी, और उन्हें डाल दिए। गुरैयाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी का शव ले गए तो वे चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह सफाई करने वाले ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। ओके।